वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के हमारे इस एपिसोड में हम लोग अक्टूबर महीने के सबसे पहले सप्ताह फर्स्ट वीक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक ऐसे करते करते पूरा अक्टूबर महीना कवर अप करिएगा। जो भी आपका एग्जाम आ रहा है अपकमिंग, अप्रैल में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, किसी में, अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी बहुत सारे बनते हैं। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से कवर अप करिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं पूरा डिटेल में कवर कराऊंगी, कोई वॉइस का इश्यू नहीं आएगा आपको इसमें। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि पूरे के पूरे करंट अफेयर को स्टार्टिंग से एंड तक पूरे नोट्स बनाने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी करंट अफेयर छोड़ दोगे और वही एग्जाम में आ गया तो भाई फिर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। तो करंट अफेयर को जितना इंफॉर्मेशन जहां से मिल रहा है पढ़िए। आप लोग वीकली फॉलो करो, डेली के भी फॉलो करिए। डेली का मेरा चैनल है ओनली करंट अफेयर के नाम से, उसको आप फॉलो कीजिए। और लास्ट में रिवीजन करिए मंथली वाले से। इससे आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स को प्रॉपरली कवर करने का एक पूरा फायदा मिल जाएगा और बहुत आसानी होगी कि जब पढ़े हुए सारे करंट अफेयर आपको एग्जामिनेशन में सामने दिख जाएंगे तो बड़ी खुशी होती है उस समय। तो वही एक मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सभी लोग जरा फॉलो अप जो जो कर रहे हो वो प्रॉपरली सारे करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, राइट। और आप सभी लोग यहाँ पर अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर्स हैं इन पीडीएफ पे। इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके इस पूरे की पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को होता है ना, उनको पीडीएफ से पढ़ने की आदत होती है। तो वो मर्जी है, आप पीडीएफ से भी बिल्कुल पढ़ सकते हो, तो वो भी आपकी चॉइस में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल को। अक्टूबर में बहुत न्यूज में रहा है, प्रोजेक्ट उद्भव के नाम से हमारी इंडियन आर्मी ने इसको स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे जितने भी पूरे पुराने के पुराने हमारे डायरेक्शंस हैं, मिलिट्री सिस्टम्स है, हेरिटेज है, हमारा वॉरक्राफ्ट है, स्ट्रैटेजीज है, कौटिल्य की स्टडीज है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। असल में ये पहले ही स्टार्ट किया जा चुका था, लेकिन इसको अब फिर से इनिशिएटिव के रूप में स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजिक थॉट्स, मतलब कि हमारी जो पुरानी, अब आर्मी है तो मिलिट्री पे ध्यान देगी ना, तो हमारा हिस्टोरिकली किस प्रकार से आर्मी का किस तरीके से चलता आ रहा था उसको पूरा स्टार्ट किया। और अभी इसका एक अलग से फेस्टिवल भी होगा, अभी हुआ नहीं है। 21 और 22 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में इसका एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर आप में से किसी के पास इसके टिकट्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, पास होता है तो वो जा भी सकता है। बाकी यहाँ पर ये साथ में किसके मिलके करा है, यूएसआई, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में ही पूरा एक थिंक टैंक है। जैसे हम कहते हैं ना, ये पूरे इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग है, उसी प्रकार से डिफेंस का भी एक थिंक टैंक होता है जिसका नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि हमें और क्या क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट उद्भव के नाम से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हिस्टोरिकल चीजों को जोड़ करके भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग मिलिट्री की जो एक स्टडी होती है ना उसको करेंगे, मतलब एक नए तरीके से पुरानी डिफेंस और मॉडर्न डिफेंस को क्लब करके, मिक्स करके, मर्ज करके हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव। क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट उद्भव किसने स्टार्ट किया था, इसका आंसर डीआरडीओ, इसरो नहीं होगा, इंडियन आर्मी होगा। और मान लो इंडियन आर्मी भी ऑप्शन में नहीं होता है तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर हुई बात ये वाली, तो आप ये इसको लर्न कर लीजिएगा।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ज्यादा बड़ा आज का आपका पूरी वीडियो नहीं होने वाली, बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मतलब आर्टिकल्स काफी सारे हैं, पर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी समझ लोगे तो आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा अभी आता है अरुणाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में 3 प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जीआई टैग्स किस किस को दिए गए हैं। एक तो दिया गया भाई याकचुपरी, खामती राइस और कांगसा टेक्सटाइल। इन तीनों को जीआई टैग दिए। जैसे कि जीआई टैग के बारे में मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जीआई टैग का अर्थ होता है जो एक स्पेशल जगह पे दिया जाता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय जो है वो यहाँ पे देता है, 10 सालों के लिए रहता है। 10 सालों के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग की जो चाय होती है उसको दिया गया है। अभी फिलहाल 3 को दिया है। और अगर मैं बात करूं, ये जीआई टैग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग्स आज के समय में तमिलनाडु और कर्नाटका के पास है। ठीक है, और अच्छे खासे नंबर ऑफ टैग्स हैं इनके पास। तमिलनाडु तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है जीआई टैग्स के उसमें। तो अभी आपको याद रखना है कि 3 प्रोडक्ट्स को मिले हैं, और ये 3 प्रोडक्ट्स ये हैं जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: याक चुपड़ी, तांगसा और खामती राइस। अब याक चुपड़ी क्या है? ये याक जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये चीज का एक चीज का प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर दिया गया है। मतलब कि एक दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है जिसको ये जीआई टैग दिया है। और ये जीआई टैग दूध से बनने वाला, जो कि स्पेशली ज्यादातर उसी रीजन में, इंडिया नेपाल भूटान के रीजन में मिलता है, तावांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर सबसे ज्यादा आपको याक चुपड़ी मिलेगा। ये तावांग और कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मिलता है। और वहां के जो पूरा इसको याक को चलाने वाले होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, वो इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और इसको कहा जाता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का काम करता है। वही तांगसा एक टेक्सटाइल है, एक कपड़ा है, जो कि वहां के लोग खूब इसको पहनते हैं। इसका ब्यूटीफुल कलर होता है, साफा टाइप होता है ये। और ये भी वहीं का है, कलर इसके बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। ये वहां पे अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे खामती राइस है, ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल में प्रोड्यूस किया जाता है, एक स्टिकी राइस के रूप में होता है। और ये खामती एक यहाँ पे राइस के ट्राइबल पीपल हैं जो इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको खाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 आइटम्स है। और अभी अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है, मैं उसमें भी आपको काफी सारे आइटम्स के बारे में बताऊंगी जीआई टैग से जुड़े हुए। तो जीआई टैग आप मान के चलिए कि आपको हर एक वीडियो में मिलेगा ही मिलेगा, कभी ना कभी आपको हर वीडियो में जीआई टैग का जिक्र मिलेगा ही, क्योंकि जीआई टैग अपने आप में टॉपिक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा हर हफ्ते कुछ ना कुछ जीआई टैग हो जाता है। कभी गोवा को हो गया, कभी अरुणाचल को हो गया, कभी किसी और जगह को हो गया। तो जीआई टैग्स आर वेरी कॉमन। जीआई टैग्स कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी कभी आता ही रहता है। हर हफ्ते मान के चलो टॉपिक आएगा ही आएगा। तो रट लो इसको। ठीक है, हो जाएगा आपका जो भी एग्जाम आने वाला है। चाहे आप अप्रैल में सीडीएस का दे रहे हो, अगस्त में सीएपीएफ का दे रही हो, एनडीए का दे रही हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रही हो, इस पूरे एग्जाम में ये वाले जो करंट अफेयर मैं आपको करवा रही हूँ, 110% आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे हैं करंट अफेयर को। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार को अपना एक खुद का टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। बिहार वासियों जो भी वीडियो सुन रहे हैं, उनको पता होगा उनके यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क तो है, वो तो इस बात को जानते हैं। लेकिन अब टाइगर रिजर्व की भी नई खबर है। जिनको बिहार में रहने वाले हैं, उनको ये पता होगा। जो बिहार के नहीं है, उस किसी और स्टेट से मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनके लिए जरा लर्न करना है उनको कि बिहार में वाल्मीकि एक नेशनल पार्क है। साथ ही में एक और यहाँ पर जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक सेकेंड टाइगर रिजर्व ओपन किया जाएगा 2024 तक। अभी नहीं किया गया, लेकिन इसको आगे ओपन किया जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑलरेडी है, वो नेशनल पार्क है और वो टाइगर रिजर्व भी है।
चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये इकलौता नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, वहां पे 54 टाइगर्स को जो है वो उसकी पूरा सेंसस किया गया था। ठीक है, अब बिहार को सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर में एक दूसरा मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक कौन सा है, वो एक ऑलरेडी है जो आपको मैंने बताया वाल्मीकि राज। अब यहाँ पर हमारी जो, अच्छा ये पता है आपको कि जो टाइगर रिजर्व बनाने की परमिशन कौन देता है? ये देती है हमारी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2005 में बनी थी अलग से सिर्फ टाइगर्स के लिए, तो ये परमिशन देती है। ये परमिशन नहीं देगी, कोई स्टेट नहीं बना सकता। स्टेट बना सकती है, लेकिन स्टेट को अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? एनटीसीए से। ठीक है, या तो 2023 के एंड तक आएगा, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा बन पाएगा। 2024 तक तो पूरा का पूरा कंफर्मेशन आ चुका है। तो एनटीसीए ने बोल दिया कि भाई वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में बना देते हैं हम लोग, जिसका नाम हम रखेंगे कैमूर टाइगर रिजर्व। कैमूर हिल्स का भी नाम है। ठीक है, और ये बहुत पुराना इन्होंने दे रखा है, मतलब इनको हो गए 5-6 महीने हो गए इस पूरे को बताते हुए कि हम लोगों को चाहिए, मंजूरी अब जाके मिली। ठीक है, और यहाँ पर आसपास जो एरिया है इसका, जो कैमूर टाइगर रिजर्व का है, उसके आसपास एक फोर्ट भी आता है। जो बिहार वाले होंगे उनको तो पता ही होगा, शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ फोर्ट बिल्कुल उसके पास में बना हुआ है, तो इसे ये बोला गया कि थोड़ा दूर बनाया जाएगा इसे शेरगढ़ किला से, क्योंकि शेरगढ़ किला में 58 विलेजेस आते हैं, लोग वहां पे पहुंच जाते, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाते हैं, थोड़ा सा दूर करके बनाए जाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल एकदम से कोर एरिया में नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फिर टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए आप बना रहे हो, तो आप वहां पे टूरिस्ट पॉपुलेशन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। इसीलिए तो याद हो जाएगा सभी लोगों को बिहार के बारे में। बिहार अभी न्यूज में चल रहा है, क्यों है वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसका पूरा आर्टिकल आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, बिहार न्यूज में रहता ही है। बिहार की कैपिटल है पटना, और नेपाल को बॉर्डर करता है, और गंगा रिवर वहां से फ्लो करती है। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट वहां पे बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। एरिया वाइज 12th नंबर पे आता है। उसके साइड में यूपी है, ऊपर की तरफ नेपाल है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है ना। और साथ में वहां पे एक सबसे फेमस टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल वहां पर, और साथ ही साथ नालंदा यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है। यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी मगध एम्पायर से चलती आ रही है। और जो पूरा एक बिहार है, उसका एक निकनेम भी बोला जाता है लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज, क्योंकि वहां पे खूब सारी मोनेस्ट्रीज आपको मिलेंगी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई। लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। अभी वहां के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार, जेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जनता दल यूनाइटेड। और वहां के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो तेजस्वी यादव है। और अभी वो डेप्यूटी सीएम है, गवर्नर है वहां के राजेंद्र अर्लेकर। और याद रखिएगा कि राज्यसभा में उनकी सीट 16 है और लोकसभा में 40 सीट है। तो जो भी यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बिहार से बिलोंग करके वीडियो को सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिवाइज कर लेंगे। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? बिहार का फॉर्मेशन हुआ था मार्च 22 को 1912 में, बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल उड़ीसा अलग हुए, और फिर उसके बाद बिहार का सेपरेशन हुआ। बिहार 22 मार्च के लिए जाना जाता है, जैसे यूपी के लिए 24 जनवरी कहते हैं, 1950 में उसका नाम चेंज हुआ था ना, उसी प्रकार से पब्लिक हॉलिडे बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार के स्टूडेंट्स को तो खैर ये इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से पहले से ही होगी। बिहार में बहुत कॉमन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, काफी ये फेमस लैंग्वेज है वहाँ की। ये बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, ये सब जो हम पढ़ते हैं ना, वो सब बिहार का ही सारी चीजें हैं। पर वही आज के टाइम पे बिहार में थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ और बाकी सब चीजों को और ध्यान देने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम है।
बाकी बिहार का हाई कोर्ट पटना में है, 1916 में बना था पटना हाई कोर्ट, और तब से अब तक है। ठीक है, काफी पुराना है, आजादी से पहले का बना हुआ है हाई कोर्ट। और साथ ही साथ एक बात और दिमाग में रखिएगा कि इसकी कोई बेंच नहीं है, मेन हाई कोर्ट है, और ये हाई कोर्ट अपनी एक प्रिंसिपल सीट रखता है, और इसकी कोई भी बेंच नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, बिहार बहुत ज्यादा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इतने सारे बोर्ड बने हुए हैं, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, सिल्क बोर्ड, कॉटन बोर्ड, राइस बोर्ड। तो अब भाई हल्दी क्यों पीछे रहे? तो हल्दी भी इस रेस में आ गई है, और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई हल्दी के ऊपर हम लोग नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी यहाँ पर एस्टैब्लिश करने वाले। तो टर्मरिक हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया। अब हल्दी, हल्दी देखो बड़ा फायदेमंद तो होती है, हम खाने में भी डालते हैं। इवन लड़कियां ज्यादातर, मैं लड़कों की बात तो नहीं करूंगी कि लड़के कम करते हैं, लड़कियां ज्यादातर इसको फेस पे भी इस्तेमाल करती हैं, अपने को बड़ा अच्छा लगता है ना। बेसन हल्दी का उपटन लगाना अच्छा लगता है, ग्लो हो जाता है बहुत। तो क्या है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड अब एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें टर्मरिक को कैसे ज्यादा उगाना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। काम ही यही होता है, अब बोर्ड बनाया तो काम ही यही है कि हम उसको क्या करेंगे, उसका एक्सपोर्ट पे ध्यान ज्यादा दिया जाए। इंडिया 1.1 मिलियन टन ऑफ टर्मरिक प्रोड्यूस करता है, 80% प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा खासा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो अब टर्मरिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इकट्ठा करी है, ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि टर्मरिक हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है। अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो बनाया जा रहा है, जिसमें टर्मरिक के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब टर्मरिक जो होती है वो उसको उगाने के लिए आपको 20 से 35 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल 1500 चाहिए होती है, इरिगेशन अच्छी खासी चाहिए होती है, और जो सॉइल होगी वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छी खासी जल निकासी वाली रेतीली होनी चाहिए, पीएच रेंज उसका इतने बीच में होना चाहिए। भाई ये सब चीजें अपने को हल्दी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, हल्दी जो है अगर रेड सॉइल मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छे से उग जाती है। हल्दी का कलर येलो होता है पर सॉइल रेड की होती है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है, रेनफॉल पूछी जा सकती है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया इसको उगाने में टॉप में आता है, लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं हम लोग इसको, और एक्सपोर्ट में भी टॉप पे आते हैं। तभी तो इसको और बढ़ावा देने की बात की गई कि एक्सपोर्ट में भी हम और बढ़ावा देंगे इसके लिए। अब बात याद है कि इंडिया में टॉप में कौन करता है? भाई देखो, जहाँ पे रेड सॉइल ज्यादा मिलेगी वही होगा ना। आपको बताया कि ये फेवरेबल कंडीशंस होती है हल्दी को उगाने की। अब टर्मरिक को उगाने के लिए आपको जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए वो कहाँ मिल रही है? वो मिल रही है रेड सॉइल वाले रीजन में, मतलब कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र टॉप करता है, उसके बाद तेलंगाना है, और उसके बाद कर्नाटका है। ये आपको तीन पता होने चाहिए। फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु आता है। आपने नोट्स में लिखो टर्मरिक कंडीशंस, लिखो सारी। ठीक है, उसके बाद लिखो कि इसके कहाँ कहाँ पे इसको उगाया जाता है। ये सब सवाल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसके हेडक्वार्टर्स मोस्ट प्रोबेबली तेलंगाना में होंगे, क्योंकि तेलंगाना में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तेलंगाना की सरकार में बोल दिया इसके ऊपर, और हल्दी वहां पे बहुत उगाई जाती है। तो तेलंगाना की सरकार कह रही है कि भाई हमारे यहाँ पे रहेंगे हेडक्वार्टर्स। ठीक है भाई, तो आज के टाइम पे हल्दी का हमारा जो शेयर है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसी के लिए गवर्नमेंट ने इसको बोला, जो कि मेरे हिसाब से सही भी चीज है। इंडिया लार्जेस्ट इसको प्रोड्यूस भी करता है, तो अपने को इसके लिए बोर्ड बनाने की जरूरत है जो कि यहाँ पे संभाले। साथ ही साथ हम लोग बहुत जगह पे इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश, यूएई, यूएसए और मलेशिया, सबसे ज्यादा। जरूरत थी इसको बनाने की, क्वालिटी भी सही रहेगी, पोटेंशियल भी सही रहेगा, और इसमें अलग अलग पर्सन्स भी रहेंगे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होंगे, सेक्रेटरी भी रहेंगे डिपार्टमेंट से। तो काफी सारे लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो इस पूरे को यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा? तो ये है आपका पूरा एक आर्टिकल नेशनल टर्मरिक बोर्ड के ऊपर। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीधा सीधा इस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला आता है यहाँ पर, अभी एक इंडिजिनाइजेशन की एक लिस्ट निकाली गई है 98 आइटम्स की। मैं समझा देती हूँ होता क्या है।
असल में क्या होता है कि हर बार डिफेंस मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर एक लिस्ट निकालती है उन आइटम्स की, वो आइटम्स जो हम लोग बाहर से नहीं मंगवाने वाले हैं डिफेंस की प्रोडक्शन में। कोई भी राइफल हो सकती है, राइफल में लगने वाला कोई स्पेयर पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हम किसी दूसरी कंट्री से ना मंगवा के वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से ही हम खरीदने वाले हैं। तो वो 98 आइटम्स की एक और लिस्ट निकाली गई है, 5th नंबर की लिस्ट है। इससे पहले भी लिस्ट निकल चुकी है, उसमें 100 आइटम्स करीब रहते हैं। इस बार 98 आइटम्स की रही है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर स्वावलंबन का एक पूरा एक सबमिट हुआ था। उस पूरे सबमिट में 98 आइटम्स की एक लिस्ट निकाली, और ये लिस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये इंडिजिनाइजेशन एक लिस्ट पूरी जो बनाई गई है, इसको आपको दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है। अभी निकाली गई है, स्वावलंबन प्रोग्राम 2.0 के नाम से हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ठीक है भाई, ये इंडिजिनाइजेशन का जो पूरा एक पूरी लिस्ट होगी, इस लिस्ट का नाम क्या है? स्वावलंबन। ये लिखा भी हुआ है वैसे मैंने, स्वावलंबन नाम याद रखिएगा, क्या चीज है ये, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना। इस आइटम में बहुत सारे होते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, कुछ वेपन हो सकते हैं, रडार सिस्टम हो सकते हैं, कैबिन हो सकते हैं, कोई प्लेट हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। तो ये स्वावलंबन जो प्रोग्राम है, इसमें काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, और इसको एक्सपैंड करने की बात भी सरकार द्वारा हमेशा से रखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये पिक्चर महाराष्ट्र वाले जो वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं भी देख रहे उनको फिर भी ये पता होना चाहिए किस चीज की पिक्चर है। ये यहाँ पर वाघ नख की पिक्चर है। बाघ नख या वाघ नख भी कहते हैं इसको। ये पिक्चर उसकी है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। महाराष्ट्र की सरकार ने यूके की गवर्नमेंट के साथ इसको साइन करके ये बोला है कि शिवाजी महाराज का बाघ नख अब महाराष्ट्र की सरकार को वापस से सौंपा जाए। लूट के ले गए थे ना ये सारे अंग्रेज हमसे, ये पहले भी लेके गए हैं, कोहिनूर भी लेके बैठे हैं, कितनी चीजें लेके बैठे हैं। ऐसे ही ये भी एक जो है शिवाजी महाराज का एक इंस्ट्रूमेंट था, वो भी अपने पास रखे बैठे थे। जैसे आप देख रहे हो, इसको यूज किया है यहाँ पर ऐसे हाथ में, इस तरीके से। तो ये इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। तो ये शिवाजी महाराज का ये लेकर के चले गए थे। अब ये सरकार ने, जो महाराष्ट्र की सरकार ने, उन्होंने बात करी है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर इसको वापस दिया जाएगा। मराठा एम्पायर के फाउंडर एम्परर शिवाजी, उन्होंने इसको बनाया था। तो उसी के लिए महाराज, ये जो है, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो वो यही है कि ये शिवाजी महाराज द्वारा यूज किया गया था अफजल खान को मारने के लिए। ये कौन है? अफजल खान। अफजल खान की किलिंग के लिए शिवाजी द्वारा जो इस्तेमाल किया गया चीज था, जो बीजापुर सल्तनत के एम्पायर थे, अफजल खान जनरल थे ये, तो उनके द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया था। इसे टाइगर क्लॉज भी कहते हैं। ऐसा लग रहा है ना, ये टाइगर के क्लॉज के जैसे, पंजों जैसे हैं, तो टाइगर क्लॉज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, टाइगर क्लॉज, बाघ नख। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इजीली स्किन और फ्लेश तक को बाहर निकाल लेता है। अपने पर्सनल यूज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये एक पूरा आर्टिकल है छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख। इस पूरे आर्टिकल को याद रखिएगा। और इन्होंने बोला है कि लोन बेसिस पे देंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को 3 सालों के लिए, और 3 सालों तक ये पूरे स्टेट के जितने भी म्यूजियम है वहां पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है भाई, उन्होंने अपना इसका अफजल खान के अगेंस्ट इस पूरे को यूज किया था कोंकण रीजन में। शिवाजी महाराज को आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। शिवाजी महाराज शाहजी भोसले के जो है बेटे थे, और उन्होंने बहुत सी बैटल्स लड़ी हैं। जैसे कि कुछ बैटल्स के नाम मैं बता देती हूँ: बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ पवनखिंड, बैटल ऑफ सूरत, पुरंदर, सिन्हरगढ़, कल्याण। ये सब बैटल्स हैं। उनको बहुत नए नए नामों से जाना जाता है, जैसे कि छत्रपति। छत्रपति तो आपको पता है उनका नाम था। इवन जो महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है उसका नाम भी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम। तो छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, हैन देव धर्मोधरक, ये सब नामों से जाना जाता है। उन्होंने अष्ट प्रधान का सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने यहाँ पर शिवाजी के साथ में एक पेशवा की भी एक अलग से पोस्ट को स्टार्ट करवाया था।
जागीरदारी सिस्टम को हटा के रियोतवारी सिस्टम को हटाया था और उन्होंने वहां पर अलग से रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाए थे जिनके नाम थे देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी। ये सब नाम के लोग आपको महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी। तो ये पूरा उन्होंने सिस्टम जो है एस्टैब्लिश करा था। उसके बाद उनकी डेथ 1680 में रायगढ़ में हो गई थी। रायगढ़ के किले में उनको जो है वो क्रीमेट भी किया गया। 19 फरवरी को शिवाजी जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि उनका जो करेज था, जो उनकी तरीके थे, टैक्टिक्स थे, वो आज भी याद किए जाते हैं। समझे? चलिए भाई, आज का हमारा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहला है जोनल काउंसिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जोनल काउंसिल जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, जोनल काउंसिल ने पूरे भारत को 5 जोन में डिवाइड करा है। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं और हर चीफ मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन होता है रोटेशन के तहत। तो आपको स्टेटमेंट्स करेक्ट बतानी है जोनल काउंसिल से। ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भाई, जोनल काउंसिल के बारे में आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता, मेरे साथ नोट्स बनाइए। जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, इंटर स्टेट काउंसिल लिखा हुआ है। एक अलग से आती है इंटर स्टेट काउंसिल, वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 263 में। जोनल काउंसिल का कहीं पर भी मेंशन नहीं। जोनल काउंसिल गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लाया गया था उसके तहत बनाई गई है। इसने पूरे भारत को 5 जोन में डिवाइड किया है। कई जगह पे आपको 6 जोन देखने को मिलेंगे, वो गलत लिखा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन गलत है। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके चेक करो, वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कई लोगों को जानकारी नहीं है, उन्होंने वेबसाइट पे गलत इंफॉर्मेशन दे रखी कि 6 जोन है, नहीं 5 जोन। हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पूरा, और इसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तभी होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसके जो हमारे चेयरमैन होते हैं पूरी की पूरी 5 जोन के, वो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं। 5 जोन कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। नॉर्थ में क्या क्या आएगा? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। अब इसमें से मैंने क्या मिस कर दिया? इसमें से मैंने मिस कर दिया उत्तराखंड। अभी फिलहाल आया था सीडीएस में क्वेश्चन, बिल्कुल इस बार सितंबर की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में क्या क्या आता है। तो देखो उन्होंने ऑप्शन में उत्तराखंड दे दिया। बच्चों को तो लगेगा ऑब्वियस ही बात है, नॉर्थ में उत्तराखंड तो आएगा ही ना, बट नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है सभी लोगों को। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। ठीक है, अब आओ वेस्ट में। वेस्ट में क्या आएगा भाई? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर। क्योंकि दमन दीव दादर नागर जो है वो एक साथ हो चुके हैं, मैं एक साथ लिख दिया। इसके हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई। साउथ में क्या क्या आएगा भाई? साउथ में आएगा कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, पुडुचेरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। बस, और क्या बचा कुछ? नहीं, हो गए ना सारे। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु बच गया। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है भाई, सेंट्रल में क्या आएगा? यूपी। अब यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, दोनों साथ में हो जाएंगे, इसलिए उत्तराखंड यहाँ पे। और ये 1956 का डिवीजन है ना, तब उत्तराखंड और यूपी एक ही हुआ करते थे। यूपी से उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ। ठीक है, और इसमें साथ में एमपी। एमपी से क्या अलग हुआ? छत्तीसगढ़, दोनों साथ में है। ठीक है भाई, और ईस्ट में क्या क्या आएगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, और बिहार से अलग हुआ झारखंड लिख दिया। ठीक है, और छत्तीसगढ़। सॉरी, छत्तीसगढ़ तो हो गया ना। हाँ, और इसके हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ये 5 जोनल काउंसिल। अब आप कहेंगे मैम आपने तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही खत्म कर दिया, लिखा ही नहीं यहाँ पर। तो देखिए भाई, नॉर्थ ईस्ट भी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट अलग है। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, वो जोनल काउंसिल का पार्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में बनी थी। हेडक्वार्टर्स नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के शिलोंग में है, मेघालय।
याद कर लेना भाई ये सब। ये पूरा का पूरा फैक्ट दिमाग में रखनी है। जितना बता दिया उसको कंप्लीट करना। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर होते हैं। और इसके वाइस चेयरमैन सीएम होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई है, तो दिल्ली के सीएम इसके चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए सॉरी। फिर अगली बारी जम्मू कश्मीर में हुई है या किसी हिमाचल में हुई है, तो हिमाचल के सीएम इसके वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। हाँ, एक एक साल बाद रोटेशन होती रहती है, इजी रहता है वाइस चेयरमैन का हिसाब तो। ठीक है भाई, तो आप पढ़ लो। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो जहां जहां वन आ रहा है वो तो गलत ही कर दो। ए ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी गलत हो गया। बचा सिर्फ, अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सॉरी नॉट करेक्ट है भाई। क्वेश्चन में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोग तो ध्यान देना इस पर। तो वन तो आएगा ही आएगा, मतलब बी को हटा। The the constitution divides the country into 5 zones and provides a zonal council for each zone. No, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है ऐसा, ही तो एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये भी गलत है। 1 2 3 तीनों गलत है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो जाएंगी, गलत। फोर्थ ठीक लिखी हुई है। एक बार में एक पर्सन ऑफिस को होल्ड करता है एज अ वाइस चेयरमैन, वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट ठीक हो गई। ठीक है, तो आंसर इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए तीनों गलत है, फोर्थ वाली ठीक। बताओ भाई, समस्या है यहाँ तक? कोई समझ में आ गया? पूरा आर्टिकल थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया ना आज ये वाली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि ये समझ में आया नहीं आया। मैं जरूर सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट्स को लिखेंगे। अगर आप कमेंट्स अच्छे करेंगे ना तो यार और मोटिवेशन मिलती है, मैं और अच्छी वीडियोस आगे बनाऊंगी, मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, और उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चलिए, अगला है यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी के लिए अकीरा वायरस। बहुत न्यूज में रहा था अकीरा। अकीरा वो सोनाक्षी सिन्हा की मूवी नहीं है, ये है वायरस। ये रैंसम वेयर है जो कि हमारी डेटा की सिक्योरिटी को लीक करने में मदद करता है। बाकी लोगों का विंडोज और लिनक्स डिवाइस में जाता है, डेटा को सारा चुराता है। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन पर अटैक करने वाला एक रैंसम वेयर है, जो कि हमारी विंडोज में रहने वाले डेटा की, पर्सनल डेटा की कॉपीज बना के आगे सेल आउट करता है। तो ये अकीरा एक रैंसम वेयर। ठीक है भाई, ये एआई नहीं है, क्वांटम कंप्यूटर नहीं है, आर्ट की फॉर्म नहीं है। अकीरा ना ही सोनाक्षी सिन्हा की मूवी है। ये यहाँ पर एक इस पर्पस के लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ऑलरेडी मैंने आपका आधा घंटा ले लिया। तो आधा घंटा दे सकते हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है। आपको समझ में आ रहा है और आगे और वीडियोस बननी चाहिए, उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि आपको टाइम पे डेली जो है ये वीडियोस मिल सके, वीकली वीकली। बाकी डेली आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ शॉर्ट्स भी अपलोड किए मैंने रिट्स टॉपिक के ऊपर। रिट्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैंने 5 शॉर्ट्स को अपलोड किया है, उसको जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा ताकि मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकूं। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करती रही।